तो जो हमारी मैनेजीरियल रिवॉर्ड स्कीम्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारी मैनेजीरियल रिवॉर्ड स्कीम क्या क्या है। रेम्यूनरेशन लिंक्ड टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल, कि वो रेम्यूनरेशन दो जो मिनिमम प्रॉफिट लेवल से लिंक करता हो। कि हम अपने डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि आपकी जो रेम्यूनरेशन है, आपकी जो सैलरी है वो किससे लिंक करेगी, वो लिंक करेगी हमारे प्रॉफिट से, कि वो लिंक करेगी हमारे प्रॉफिट से। दिस स्कीम वुड बी इजी टू सेटअप एंड मॉनिटर। ये इजी रहती है कि सिंपल सा वे है कि प्रॉफिट पे डिपेंड करता है उनका रेम्यूनरेशन। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या होगी कि हमने एक मिनिमम लेवल प्रॉफिट का सेट किया कि ये हमारा मिनिमम लेवल है प्रॉफिट का, तो जब वो अचीव हो जाएगा तो डायरेक्टर्स अपनी रेम्यूनरेशन को लेके सेफ हो जाएंगे। तो उसके बाद वो मेहनत नहीं करेंगे, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, उसके बाद बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे। डिसएडवांटेजेस आर दैट द स्कीम में लेड टू मैनेजर टेकिंग डिसीजन दैट वो रिजल्ट इन प्रॉफिट। कि सबसे पहला तो ये हो गया कि वो मिनिमम अचीव करने के बाद रिलैक्स नहीं करेंगे। अदर हो गया कि वो इस मिनिमम को अचीव करने के लिए कोई भी वे अडॉप्ट करेंगे, कि किसी भी वे में वो क्या चाहेंगे कि हम बस ये प्रॉफिट अर्न कर लें। वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे सिर्फ ये प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे, चाहे उसके लिए वो क्वालिटी डिक्रीज करें प्रोडक्ट की, सैलरी एम्प्लॉयज की कम करें, या फिर क्रेडिट सेल करते रहें, फास्ट की सेल शो हो जाए, बुक प्रॉफिट शो हो जाए। इट कुड लेड टू मैनेजर अनडिरेचिंग दैट इज रिलैक्सिंग एज सून एज द मिनिमम इज अचीव्ड। कि जैसे ही मिनिमम अचीव होता है वैसे ही वो रिलैक्स कर जाएं। द स्कीम माइट ऑल्सो टर्न टू मैनेजर्स, ये भी हो सकता है कि मैनेजर्स उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बूस्ट हो जाएं। बट दोनों वे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं स्कीम की। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन लिंक्ड टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब कि शेयर होल्डर की वेल्थ में, जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ में अगर इंक्रीज होगा तो रेम्यूनरेशन उसके ऊपर लिंक करेगा। EVA is a measure of increase in the value of shareholder wealth in the period, की शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। Schemes such as they are therefore designed to more closely align the interest of employees and shareholders, की जो डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल और एजेंट हैं, उनका इंटरेस्ट को हमने इकट्ठा करना कि दोनों का इंटरेस्ट क्या हो जाए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यूएशन लिंक्ड टू ग्रोथ। जैसे वो प्रॉफिट से लिंक था, ये सेल से लिंक था कि जब ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड हाई प्रोडक्शन लेवल कैन लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच इन टर्न कैन हेल्प द बिजनेस कम्पीट मोर सक्सेसफुली। कि सेल को बढ़ाना, सेल से उनकी रेवेन्यूएशन लिंक करेगी। तो सेम वे में कि रेवेन्यू की ग्रोथ कुड बी अचीव्ड, वो किसी भी अचीव करेंगे, प्रॉफिट को कैसे भी अचीव करेंगे बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइसिंग, की उससे सेल बढ़ा देंगे, कि सेलिंग प्राइस कम कर दिया सेल बढ़ गया। तो उस वे में मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू इज देयरफॉर अनलाइकली टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। कि हमने उनको बोला कि आपकी जो सैलरी है वो सेल से लिंक करती है, ठीक है, कि आपकी सैलरी सेल से लिंक करती है। उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया, सेलिंग प्राइस कम कर दिया हमारा, कि सेल बढ़ती गई, सेलिंग प्राइस कम होता गया। सेलिंग प्राइस कम हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो जो मैक्सिमाइज करना था शेयर होल्डर की वेल्थ, वहां पर ये स्कीम फेल हो गई। तो नेक्स्ट हमारा कहलाता है एन एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन, इसोप। इसोप्स क्या होते हैं कि इक्विटी जो हमारे शेयर्स हैं, कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को एक ऑफर देती है कि अगर आपने ये अचीव किया, कि अगर आपने ये अचीव कर लिया तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको अपने इक्विटी शेयर्स देंगे, आपको अपने इसोप देंगे, इक्विटी शेयर ऑप्शन देंगे कि आप वो स्कीम में मतलब कोई और कंसिडरेशन, मॉनिटरी कंसिडरेशन भी ले सकते हो, या फिर हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर एट लो प्राइस, कि जो भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस होगा उससे कम प्राइस पे हम आपको अपनी कंपनी के शेयर देंगे। बट बेटा देखो समझ के चलो, यहाँ पे फर्क कहाँ पे आ जाएगा कि जो अब हमारे एम्प्लॉयज हैं यानी कि हमारे डायरेक्टर्स हैं, अगर वो इस स्कीम को एवरी टाइम अचीव करते रहे तो उनके पास भी कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे, तो वहां पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा कि वो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, उनके पास भी शेयर्स आ जाएंगे, इक्विटी आ जाएंगे, तो उनका इंटरेस्ट लेवल ही चेंज हो गया। कहाँ वो कंपनी के मैनेजरियल पर्सन एम्प्लॉयज थे, कहाँ वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। तो इस वजह से इस स्कीम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है
कि अगर ये स्कीम एम्प्लॉयज बार बार लेते चले गए तो यहाँ पे क्या होगा कि वो भी कंपनी के बन जाएंगे, कि वो भी इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। तो क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे, देखो एक क्रिटिसिज्म ये हो गया कि कंपनी इशू करेगी लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर ऑप्शन, जो मैंने आपको समझाया है कि डिल्यूजन हो जाएगा इक्विटी इंटरेस्ट का, कि पहले वो एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय से वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। ठीक है। अदर ये है कि अगर उन्होंने अपना ये ऑप्शन ले लिया, इसोप का ऑप्शन ले लिया रिवॉर्ड के बदले, कि हमारा रिवॉर्ड हमें क्या दे दो, इसोप दे दो, और शेयर प्राइस कंपनी का कम हो गया, तो फिर उन्होंने क्या करना है ऐसे रिवॉर्ड को, कि इफ द शेयर प्राइस फॉल्स, कि शेयर प्राइस कम हो गया, व्हेन ऑप्शन हैव बीन रिवॉर्डेड द ऑप्शन गो अंडर वाटर, कि उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं उनको, कि वो तो कोई इंसेंटिव नहीं ना हुआ। सेकंड आपका ये हो गया। और क्या, व्हेन डायरेक्टर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, कि डायरेक्टर क्या करेंगे, अगर डायरेक्टर ने ऑप्शन ले लिया इसोप का, उन्होंने उनको सबसे पहले क्या करना है, सेल करने जाना है। क्यों? ताकि वो अपना कैश में उसको इन कैश करवा सके, अपने उसको कैश में ले सके। वो इमीडिएटली क्या करेंगे, टू कैश इन ऑन देयर प्रॉफिट, कि फटाफट अगर उनको कम प्राइस पे मिला है, कि मार्केट प्राइस ज्यादा है शेयर का, इसॉप जो इशू होते हैं वो कम प्राइस पे होते हैं, वो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट अर्न करने जाएंगे। तो इसी वजह से वो क्या करेंगे, वो फटाफट इसको सेल कर देंगे। तो ये यहाँ पे कंफ्लिक्ट राइज होता है इसॉप का। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कि वो इसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएटिव अकाउंटिंग, यानी कि सिर्फ बुक प्रॉफिट दिखाएंगे, ओरिजिनल कैश फ्लो, ओरिजिनल कैश प्रॉफिट नहीं होगा। तो और भी हैं मैनेजरियल स्कीम्स, मैंने आपको बोला बहुत सारी हैं, कि बोनस उनको मिलता है मैनेजर्स को, अगर आज की डेट में देखा जाए कि अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी, तो इसी वजह से अलग अलग स्कीम्स हैं जो कॉमन यूज होती हैं, वो हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। अब ऊपर हमने जितना स्टडी किया कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स का जो इंटरेस्ट है, कि शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, उनके इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट राइज होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स किए गए, कुछ एरियाज अडॉप्ट किए गए इसको सॉल्व करने के लिए। जो फर्स्ट किया गया वो था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कि इन्होंने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इनको अपॉइंट किया बिजनेस में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, इनका काम क्या होता है बच्चे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं पहले ये समझो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में वर्क नहीं करेंगे, बट जाएंगे, एक जो प्री डिसाइडेड टाइम होगा वहां पे जाएंगे कंपनी में, कंपनी की डे टू डे वर्किंग्स को चेक करके आएंगे कि वहां पे कैसा काम हो रहा है। ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, सफिशिएंट टाइम स्पेंड करेंगे कंपनी में जाके, और बोर्ड में इनकी प्रेजेंस जरूरी होगी। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये कंपनी का देखेंगे कि क्या कंपनी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जाके किसको रिपोर्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये उनको जाके बताएंगे। सारी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं वो इनको देंगे। ठीक है। तो क्या है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का बोर्ड पे होना जरूरी है, एटलीस्ट हाफ, कि हाफ जितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें से हाफ जो है वो डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। तो ये आगे हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव जो इंडिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट आगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सेपरेशन ऑफ चेयरमैन एंड चेयर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनको री इलेक्शन के लिए रखा जाता है, कि अगर कोई डायरेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा, अगर हमारा कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इन पर्सन्स में से दोबारा इलेक्शन करवा के इनको सिलेक्ट किया जाता है, सबमिट फॉर री इलेक्शन, कि री इलेक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं। सेपरेशन ऑफ चेयरमैन, सारे डायरेक्टर्स में से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से चेयरमैन बनाया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाता है। क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, की इनको क्या हमने इसके बदले में रिवॉर्ड्स देना है वो
क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लियरली बताया जाता है। जो मैंने आपको अभी बताया इसी का आगे फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स की कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए क्या क्या है। सबसे पहले हमारे आते हैं एनईडी। एक बार फास्ट इनको हम स्टडी कर लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट अपना मिस ना हो। एनईडी इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कि हाफ ऑफ द मेंबर्स के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने जरूरी हैं। चेयरपर्सन के अलावा इनमें से एक चेयरपर्सन भी बनाया जाता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दीज आर द डायरेक्टर हु डू नॉट टेक पार्ट इन द रनिंग ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस को रन नहीं करते, ये सिर्फ देखते हैं कि बिजनेस कैसे रन हो रहा है। दे अटेंड बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एडवाइस देते हैं और सुनते हैं क्या हो रहा है और कंट्रोल करते हैं, और जाके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जाके शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि दे आर फ्री ऑफ एनी बिजनेस, ये मतलब इनका बिजनेस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, इनको सिर्फ सैलरी मिलती है या रेम्यूनरेशन मिलता है जो भी प्री डिसाइड होता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। बोर्ड शुड डिस्क्लोज इन द एनुअल रिपोर्ट विच ऑफ द एनईडीज आर कंसीडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट, की एनईडीज जो हमारे हैं वो कौन कौन से इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट हो गया एनईडी शुड गेट एक्स्ट्रा फीस फॉर चेयरिंग कंपनी कमेटी बट शुड नॉट होल्ड शेयर ऑप्शन, कि एनईडीज को फीस मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, बट ये कंपनी के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि अगर ये शेयर होल्ड करेंगे तो आप खुद सोचो कि शेयर होल्ड कर लेंगे तो इनका भी इंटरेस्ट आ जाएगा, इनका भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। देयर वॉज अ कंसर्न दैट अलोइंग एनईडीज टू होल्ड देयर शेयर ऑप्शन इन अ कंपनी कुड इनकरेज कॉर्पोरेट एक्सेस और रॉन्ग डूइंग, कि अगर ये ऐसा करने लग गए तो कंपनी में रॉन्ग डूइंग्स होने लग जाएंगी, कि उनका भी इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट आ जाएगा। वन ऑफ द इंडिपेंडेंट एनईडीज शुड बी अपॉइंटेड एज अ सीनियर, कि उनमें से एक सीनियर बनाया जाता है जो कि डील करता है इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे। उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि उसने देखना कि जो शेयर होल्डर्स का इन्वेस्ट है वो मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। प्रोस्पेक्टिव एनईडीज शुड कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन एक्सेप्टिंग द रोल, कि एनईडीज को सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखा जाता है, वो देखते हैं कि कंपनी कैसी है, ड्यू डिलिजेंस करते हैं। उसके बाद स्किल्स देखी जाती हैं, ये देखा जाता है कि क्या उनके पास सफिशिएंट टाइम है कंपनी को देने के लिए, क्योंकि बच्चे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो एक से ज्यादा कंपनीज में भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ ये देखना टाइम टू टाइम जाके कि कंपनीज कैसे ऑब्लिगेशंस मीट कर रही है, कैसे चल रहा है, देयरफॉर उनका टाइम भी देखना पड़ता है कि क्या उनके पास सफिशिएंट टाइम है। नेक्स्ट हमारा आ गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो के जो डे टू डे वर्क करते हैं कंपनी का। द चेयरपर्सन एंड द सीईओ रोल शुड बी सेपरेट एंड द सीईओ शुड नॉट बिकम चेयरपर्सन ऑफ द सेम कंपनी, की जो सीईओ होता है और जो चेयरपर्सन होता है वो अलग अलग होते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो मेन हेड कर रहा है सारे डे टू डे वर्किंग को, वो चेयरपर्सन नहीं हो सकता। चेयरपर्सन क्या होता है? चेयरपर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, कि चेयरपर्सन अपनी टाइम अपॉइंटमेंट के टाइम पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। नोट दैट द इफेक्ट ऑफ दिस कंबाइंड विद द पॉइंट अबाउट इंडिपेंडेंट एंड मेकिंग अप एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो हमने ऊपर स्टडी कर लिया कि होना चाहते हैं। ऑल डायरेक्टर शुड सबमिट देमसेल्फ फॉर री इलेक्शन, की वो री इलेक्शन के लिए भी अपना नाम दे सकते हैं एटलीस्ट एवरी 3 years में नेम दे सकते हैं। देयर शुड बी अ क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स टोटल अम्यूलमेंट एंड दोज ऑफ द चेयरपर्सन इन हाईएस्ट पेड यूके डायरेक्टर, कि उनकी रेम्यूनरेशन उनके सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए। बोर्ड शुड सेट अप देयर ऑब्जेक्टिव द रिडक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टू 1 year और लेस, कि डायरेक्टर्स का कितना टाइम पीरियड रखना है उसको भी वो कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट अदर रेगुलेशंस, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर रेगुलेशंस, कि जब हम कंपनी को लिस्ट करवाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे तो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रखने की। जो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, कि देखो जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा, हमारी डेट पे करने की कैपेसिटी है नहीं है, वेल्थ बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इनको देखने के क्या मेथड्स हैं
ये कॉमनली किससे डन होता है? ये डन होता है रेशियो एनालिसिस से। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करके चलते हैं दो चीज़ों के रिलेशनशिप को कि हाँ कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो रेशियो एनालिसिस में 4 कैटेगरीज में ग्रुप होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न, कि जो रिटर्न आ रही है और प्रॉफिट आ रहा है उसकी रेशियो चेक करना। डेट एंड गियरिंग, कि अपना डेट देख के चलना कि डेट की कैपेसिटी है या नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो देखना, लिक्विडिटी रेशियो देखना, इन्वेस्टर्स अदर रेशियोज देखना कि हाँ क्या हमारी लिक्विडिटी, हमारी करंट रेशियो क्या चल रही है। तो ये सारा अब यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे, ये हम अपने चैप्टर नंबर 19 में फुल फ्लैश स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव सेटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन MFPs ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि जिनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न नहीं है, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका मोटिव है सोसाइटी के लिए वर्क करना, कि सर्टन ग्रुप ऑफ बेनिफिट्स, ग्रुप ऑफ पीपल के बेनिफिट्स के लिए काम करना, यही उनका मोटो है। नॉट टू मेक मनी, उनका ये मोटो नहीं है कि हम मनी बनाएं या कुछ करें, उनका मोटो है एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए वर्क करना। एज विद एनी ऑर्गेनाइजेशन NFPs will use a mixture of financial and non-financial objectives, कि मतलब हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, देखो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट उनको सेटअप करती है। सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ठीक है। तो अब एक बार गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा गवर्नमेंट ग्रांट्स देती रहेगी, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बार गवर्नमेंट ही हमें ग्रांट्स देती रहे या गवर्नमेंट ही उसमें इन्वेस्ट करती रहे। तो इसीलिए मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, कि हाँ हम सोशल वर्क भी करें, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी करें, बट कुछ इतना चार्ज तो करें, मिनिमम इतना चार्ज तो करें कि बिजनेस रन भी होता रहे, कि कुछ तो अर्न करता रहे। जैसे हम देखते हैं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो वो चार्ज करते हैं ना, बट मिनिमम तो कुछ तो फीस लेते हैं ना वहाँ पे। इसीलिए तो उनका मेन मोटिव तो होता है हमेशा नॉन फाइनेंशियल, कि हमेशा सोशल कॉज ही करना, बट कुछ तो उनको अर्न करके चलना पड़ेगा। मोस्ट की ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एक्सेप्शन इन फाइनेंशियल टर्म्स। एग्जांपल, क्वालिटी ऑफ केयर गिवन टू पेशेंट्स। देखो जो तो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, जो फाइनेंस में बिजनेस रन करता है, वो तो हम अपना रेशियो एनालिसिस से, चार्ट से वेरीफाई कर लेते हैं प्रॉफिट देख के, बट जो नॉन फाइनेंशियल है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हम कैसे पेशेंट की क्वालिटी रख रहे हैं, पेशेंट का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। क्या ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंड करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पेशेंट को बस देखते हैं, आता है फटाफट उसको निकाल देते हैं, बस ठीक है हो गया चेकअप, मेडिसिन लिखी गया। या फिर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम नंबर ऑफ पेशेंट्स कम रख रहे हैं बट पेशेंट्स को बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। मल्टीपल एंड कंफ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आर मोर कॉमन, कि मोस्टली मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो हैं, कंफ्लिक्ट जो हैं वो राइज होते हैं यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर वर्सेस नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड, कि वही जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने ट्रीट किए और उनको क्या क्वालिटी वर्क दिया, इसका मतलब हमें जज करना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स इन NFPs, की क्या रहता है ऑब्जेक्टिव उनका, मैंने आपको बताया मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका क्या रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल कॉज करना है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को। वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा है, वाइड रेंज है उनकी। हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स, की स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स का बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रहता है। सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम फंडिंग बॉडीज, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने या फिर सोशल कॉज के लिए किसी और फंडिंग बॉडी ने पैसा दिया है, स्पॉन्सर्स है, तो वो देखेंगे कि हाँ कि कैसा बिजनेस चल रहा है, हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं। लिटल और नो फाइनेंशियल इनपुट फ्रॉम द अल्टीमेट रिसिपिएंट्स ऑफ द सर्विसेज, कि जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर जो हमसे सर्विसेज ले रहे हैं पर्सन, कि उनसे या तो थोड़ा चार्ज करना या फिर ना चार्ज करना। फंडिंग ऑफन प्रोवाइडेड एज अ सीरीज ऑफ एडवांस रेदर देन अ लंप सम, कि ग्रांट जो दी जाती है या फंडिंग की जाती है सीरीज ऑफ एडवांसेस, कि कुछ पोर्शन में करके की जाती है, इकट्ठी लमसम नहीं की जाती। प्रोजेक्ट टिपिकली हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पर्पज से बनता है। मे बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है।
For an NFP, the situation is more complex. There are two questions to be answered. क्या क्या in whose interest is it run? कि क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट में चल रही है या फिर कंपनी सोशल कॉज में चल रही है, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज है इसमें शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है. Many such organizations are run in the interest of society as a whole, and therefore we should seek to attain the position where the gap between the benefits they provide to society and the cost of their operation is widest. कि जो कंपनीज टोटली सोशल कोज में चलेंगी उनको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, ठीक है ना. तो वहां पे बहुत बड़ा गैप होगा कि क्या उनका बेनिफिट अर्न कर रही है तो क्या उनका कॉस्ट चल रही है कि वो कॉस्ट कहाँ से पूरी कर रही है. कॉस्ट इज रिलेटिवली इजीली मेजर्ड इन अकाउंटिंग टर्म्स, कि हम अकाउंटिंग टर्म्स में तो कॉस्ट मेजर हो जाती है इजीली, बट इनटेंजिबल है यहाँ पे तो कि हम क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है. फॉर एग्जाम्पल द बेनिफिट ऑफ सच बॉडीज एज द नेशनल हेल्थ सर्विसेज और लोकल एजुकेशनल अथॉरिटीज आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई, कि वहाँ पे कितनी कॉस्ट लगी उसको क्वान्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है. तो नेक्स्ट है वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी एंड थ्री ई कौन से हैं और वैल्यू फॉर मनी ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. वैल्यू फॉर मनी क्या होता है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया या जितना हमने खर्चा किया उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, मैक्सिमम डिजायर्ड फुलफिल होना, उसे बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी. वैल्यू फॉर मनी कैन बी डिफाइंड एज द अचीविंग द डिजायर्ड लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट, कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लेना कहलाता है हमारा वैल्यू फॉर मनी. VFM, because a significant number of NFPs are funded from the public purse, the lack of clear financial performance measure has been seen as a particular problem. कि जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, उन पे वैल्यू फॉर मनी है या नहीं देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फाइनेंशियल मेजर तो हमने ऊपर भी पढ़ा ना कि हम उनको मॉनिटरी टर्म्स में तो मेजर नहीं कर सकते. हो सकता है कि हम देखें कि यार कितने अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वहाँ पे आ रहे हैं, कि बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, बट हो सकता है नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा, क्वालिटी बहुत मतलब उन्होंने लो कर दिया, फास्ट सबको देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पेशेंट लेस इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं. तो इसीलिए यही पॉइंट है यहाँ पे कि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. इट इज़ आर्ग्यू दैट द पब्लिक आर एंटाइटल्ड टू रीअश्योरेंस दैट देयर मनी, कि जो देयर मनी है, उनकी जो डोनेशंस है, चैरिटीज हैं, वो प्रॉपरली स्पेंड करे गवर्नमेंट, प्रॉपर हाथों में जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल कॉज में यूज़ हो सके. इन एडिशन द कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव विद नो एब्सोल्यूट प्रायोरिटीज हैज आल्सो लेड टू कंसर्न दैट मनी में बी बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रॉन्ग फंड्स, कि ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा फंडिंग आ रही है कि इतना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना डिफिकल्ट है. तो हो सकता है कि उस केस में फंडिंग जो है रॉन्ग हैंड्स में चली जाए और उसका मिसयूज हो जाए. तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे 3 ई डेवलप हुए कि उनको एनालाइज किया जाए कि हाँ कि वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है. द 3 ईज कौन से हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे, कि जो 3 ई है, सबसे पहला इकोनॉमी. इकोनॉमी के केस में क्या होता है कि वो कॉस्ट जो है कम से कम हो हमारी, कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसकी कॉस्ट कम रहे. मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इनपुट, कि ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए, लेवल ऑफ आउटपुट अचीव करने के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे लेके आना. एफिशिएंसी मतलब अच्छे से देना, एफिशिएंट वे में सर्विसेज को एफिशिएंट वे में प्रोवाइड करना हमारा कहलाता है एफिशिएंसी. The ratio of output to input achieving the high level of तो नेक्स्ट हमारा आता है एफिशिएंसी का, कि एफिशिएंसी यानी कि क्वालिटी अच्छी देना, एफिशिएंट होना, अचीविंग अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू रिसोर्सेज पुट इन इनपुट ड्राइवन, कि जो भी हमने इनपुट डालने हैं उसको इफेक्टिवली यूज करना, एफिशिएंट देना. नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस, वेदर आउटपुट आर अचीव्ड दैट मैच द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव,
कि हम जिस वे में अपने ऑब्जेक्टिव्स पुट कर रहे हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हम अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो उस ऑब्जेक्टिव को यूज करने के लिए सही रहें। यूज ऑफ 3 E's एज अ परफॉर्मेंस मेजर एंड वे टू असेस द वैल्यू फॉर मनी इज अ की इशू ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन दैट रिलेट टू NFS। कि NFPs की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की जो 3 E's हैं ये हेल्प करते हैं हमें वैल्यू फॉर मनी देखने के लिए, बट इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म है कि ये भी हर जगह पे यूज नहीं होते। इकोनॉमी में क्या आएगा, इकोनॉमी लेवल पे आएगा एक्वायरिंग रिसोर्सेज ऑफ एप्रोप्रिएट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के रिसोर्सेज करना एक्वायर एट लोअर कॉस्ट, जिससे कॉस्ट कम हो। एफिशिएंसी का मैक्सिमाइज द यूजफुल आउटपुट, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमाइज लेवल पे करना कि वो एफिशिएंटली यूज हो सके। However, in many areas there is a statutory obligation to provide a particular standard of services। मतलब एफिशिएंसी में कि कई एरियाज हैं वहाँ पे तो एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज सेट करने का एक हमें ऑब्लिगेशन ही होती है। फॉर एग्जांपल प्रिजन सर्विसेज विच कैन नॉट बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड और विड्रॉन, जिसे हम कम नहीं कर सकते। तो ये हमारे 2 E's हैं। थर्ड E's है हमारा यहाँ पे आता है इफेक्टिवनेस का। इंश्योरिंग दैट द आउटपुट फ्रॉम एनी गिवन एक्टिविटी इज अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, कि हम डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करें अपने आउटपुट, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एक ऐसा वे देखें जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं बिजनेस में वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रहे। ये सारा आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, एक बार ही सारी डेफिनेशंस को इनकी थॉरली स्टडी कर लेना। मेजरिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन नॉन फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि उनका ऑब्जेक्टिव, हमने अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसे मेजर करना है। सिंस द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर लिमिटेड प्राइमरीली बाय द फंड्स अवेलेबल, कि फंड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट से आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम और हमें फंड्स की बहुत अवेलेबिलिटी रहती है। तो जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी है इन्हीं अवेलेबल फंड्स में प्रोवाइड करनी है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इन्हीं अवेलेबल फंड्स में प्रोवाइड करनी है। तो क्या रेज एज लार्ज एज सम एज पॉसिबल, कि वो कह रहे हैं कि इतनी ग्रांट्स रेज करना, इतना गवर्नमेंट से पैसे लेना कि जितना मैक्स टू मैक्स रेज एज लार्ज एज अ सम एज पॉसिबल, कि जितना हम ले सकते हैं उनको इफेक्टिवली एफिशिएंटली बिजनेस में यूज करना। टारगेट्स में देन भी सेट फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट, कि क्या क्या हो सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड में हमारे टारगेट, कि कितना हमने ग्रांट रेज करनी है, वॉलंटरी इनकम कितना हमने वॉलंटियर से पैसे लेने हैं, कि कितना हमने इस फंड्स में से फंड जो रेजिंग है उस पर कितना हमने स्पेंड करना है। अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कि हमने पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में कितना इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम परमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कि हमने जो सैलरी कॉस्ट है या प्रोजेक्ट को फुलफिल करने की कॉस्ट है उसमें कितना हम कॉस्ट की परमिटेड है। मीटिंग बजट्स, के अपने बजट्स बनाना साल के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में उनको अचीव करना। ब्रेकिंग इवन इन द लॉन्ग रन, की लॉन्ग रन में जाके हमें ऐसे मैनेज करना कि हमें कुछ प्रॉफिट भी आता रहे और हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव भी सोशल कॉज का फुलफिल हो जाए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर की समरी एक बारी मैं सारे बच्चों को रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस एंड नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं और अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये आप सबका एक एंड से होमवर्क है कि ये आप सबने एक बार अपने एंड से जो आपको चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन करके देखने कि क्या आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सॉल्व करके चलेंगे। तो एक बार हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि हमने एक चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग कि फाइनेंस को मैनेज करना। नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की क्या पर्पस और क्या नेचर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि फाइनेंस मैनेज होता क्या है, क्या होता है। सेटिंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना और देखना कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, फंड्स कहाँ से रेज करने हैं और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स है उसको हमने कि इन्वेस्टमेंट किन प्रोजेक्ट्स में करनी है, डिविडेंड हमने डिवाइड करना है या नहीं करना, और जो अपने फंड्स हैं वो हमने इक्विटी से लेने हैं, डेट से लेने हैं, कैसे करना है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और रिस्क को मैनेज करना कि रिस्क भी मैनेज रहे और हमें रिवॉर्ड भी मिलता रहे।
नेक्स्ट हमने इसमें क्या देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डे टू डे इंफॉर्मेशन, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमने कंपेयर किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कि उनका क्या होता है। मैनेजमेंट में हम डे टू डे इंफॉर्मेशन करते हैं और फाइनेंशियल में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना डाटा करते हैं। नेक्स्ट हमने इस चैप्टर में स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, की अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज होते हैं बिजनेस की, कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स वाले हायर लेवल वाले होते हैं, जो हायर हमारी मैनेजमेंट होती है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बनाती है, प्लान्स बनाती है कि क्या हम बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करें, टेक ओवर करें, मर्जर करें, कैसे करें। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में हमारे फाइनेंस मैनेजर्स आ जाते हैं जो प्लान करते हैं कि हमें जो फंड्स रेज किए हैं हमने उनको किस किस तरह से लगाना है। ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव जो हमारे डे टू डे डिसीजन, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं जो डे टू डे डिसाइड करते हैं कि क्या बजट रहेगा, कैश फ्लोज बनाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मैक्सिमाइज एंड सेटिस्फेक्शन का डिफरेंस, की मैक्सिमाइजेशन में हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, सेटिस्फेक्शन में हम उतना अचीव कर लें कि हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल पे, कि जब हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर ली है। नेक्स्ट हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर से हम देख सकते हैं कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कितनी हो रही है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमने और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का डिफरेंस देखा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बट अदर ऑब्जेक्टिव में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है कि हमें बिजनेस को इस हिसाब से रन करना है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स और अदर नीड्स को फुलफिल करके चलें। स्टेक होल्डर्स वो हैं जो हमारी ऑनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो चाहते हैं कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्टिव अलग इंटरेस्ट होता है। और नेक्स्ट में रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन पैकेजेस बनाती है, उनको उस हिसाब से बनाना है कि एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स उनको भी अर्निंग मिले। और फर्दर उनका हमने स्कीम्स स्टार्ट की, रिवॉर्ड स्कीम्स की, उनको शेयर ऑप्शन देना है या फिर उनकी स्कीम ईपीएस से ईवीएस से रिलेट करनी है। नेक्स्ट हमारा गवर्नेंस कोड्स में हमने स्टडी किया कि हमने एनईडीज जो हमारे हैं उनकी अपॉइंटमेंट, डीलिंग विद शेयर होल्डर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमारे हाफ रहते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट हमने जो स्टडी किया, हमने अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का स्टडी किया कि नॉन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेजर करने के 3 E's हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, उनके 3 पार्ट्स हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को देखा कि उनका ऑब्जेक्टिव बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है कि हमें फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं, फंड्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी ग्रांट्स आ रही हैं, उनको कैसे हमने यूटिलाइज करना है, ये सारा हमने अपना किया। और देखा कि वैल्यू फॉर मनी हम कैसे, वैल्यू फॉर मनी क्या कहलाता है, वैल्यू फॉर मनी रहता है कि हमने जितनी कॉस्ट पे की है वो हम उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट ले सकें, कि हम अपने रिजल्ट्स को फुलफिल कर सकें। उसको मेजर करने के 3 E's हैं हमारे। तो ये सारा हमने स्टडी किया कि हमें इकोनॉमिकली काम करना है, इस हिसाब से करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल और कॉस्ट भी हमारी लिमिटेड हो, इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी हो, कि हमने क्वालिटी अच्छी देनी है, एफिशिएंट वे में काम करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो हम उसमें वेस्टेज करें, तो इस हिसाब से हमें चलना है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारी क्लास का यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मोस्टली अपनी जो डेफिनेशन है वो स्टडी की और देखा कि एक फाइनेंस मैनेजर को कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि क्या क्या मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अपनी रिटर्न्स को कैसे देखते हैं, ये सारा हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास स्टूडेंट्स।